नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सोल्व करेंगे 12वीं का सैम्पल पेपर। आपके पास 12वीं इतिहास के 2 सैम्पल पेपर बोर्ड की तरफ से आ चुके हैं। हम आपको सोल्व करवाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। फ़िलहाल हम शुरू करते हैं कि पेपर कैसा आएगा। हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि किस लेसन में से आपको बड़े प्रश्न 6-6 नंबर के आएंगे, किस में से 3 के, किस में से 2 के। तो हमारे पास पूरी तैयारी के साथ एक ब्लूप्रिंट तैयार करवा कर आपको दे दिया है, समझा दिया है। आइए शुरू करते हैं सैम्पल पेपर नंबर 1 को सोल्व करना। सबसे पहले है चर्चा कीजिए कि पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते थे। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है कि पुरातत्वविद जो हैं, हमारे इतिहासकार हैं, वो अतीत का पुनर्निर्माण कैसे करते हैं। देखिए, अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात लें, लिखित साक्ष्य नहीं है, तो सबसे पहले खुदाई से हमें जो भी वस्तुएं मिलती हैं हम उन्हें एकत्रित कर लेते हैं। फिर उनका पदार्थ के आधार पर वर्गीकरण कर लिया जाता है कि लोहे की कौन सी है, पत्थर की कौन सी हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्गीकरण होता है उपयोगिता के आधार पर कि किसी वस्तु का उपयोग कैसे हो रहा है। तीसरे नंबर पे आ जाएगा उपयोगिता के बाद इनकी व्याख्या करना। मान लीजिए कोई महिला की ही मूर्ति मिली है, वो साधारण महिला है या नर्तकी है या देवी है, ये व्याख्या। उसके बाद होता है सत्यापन। सत्यापन जो है उसके ये सबसे मुश्किल काम और व्याख्या करना भी मुश्किल कार्य है। सत्यापन से के बाद इनको फिर हम इतिहास में शामिल करते हैं। अगर बात करें मोहनजोदड़ो की विशेषताओं की, इसमें भवन आ जाएंगे, भवन के बाद विशाल स्नानागार आ जाएंगे, जल निकास प्रणाली आ जाएगी, सड़कें आ जाएंगी, अन्नागार आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं। यहाँ पर आपको लगभग 10-12 क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में हम बता देंगे आपको कि वो 10 क्वेश्चन आपको कौन से करने हैं कि आपका 6 नंबर का ये प्रश्न पक्का हो जाए। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हैं। पहले आप उनके जीवन के बारे में बताएंगे, उनका जन्म, उनके माता पिता, किस तरह से उन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है, उदासियाँ करते हैं वो, कब वो ज्योति ज्योत समाते हैं। उसके बाद शिक्षाएं आ जाएंगी कि ईश्वर एक है और गुरु का क्या महत्व है, जाति प्रथा का वे खंडन करते हैं, मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, वो शिक्षाएं आ जाएंगी। समानता का भाव है और महिलाओं के प्रति उनके क्या विचार हैं वो आ जाएंगे। नेक्स्ट है कि क्यों भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। साधारण सी बात है कि जो जनता थी वो स्थानीय भाषा समझती थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, और भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपने विचारों को उनके दिलों में उतारने के लिए, जनता जनार्दन के दिलों में उतारने के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया। जैसे कि बाबा फरीद जी हैं, उन्होंने पंजाबी का प्रयोग किया। तुकाराम हैं, उन्होंने मराठी का प्रयोग किया। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने बंगाली भाषा का प्रयोग किया। तो किसी ने गुजराती भाषा का प्रयोग किया। वो सारा क्वेश्चन डिटेल में आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपको 13वें लेसन में से आएगा। 13वां लेसन, क्योंकि वैसे तो 4 लेसन कट चुके हैं, लेकिन क्योंकि जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो हमारे पास 15 लेसन थे, तो उसी के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि जो 13वां लेसन है महात्मा गांधी जी और राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें गोलमेज सम्मेलन में कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पाया। उसमें आप प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे कि तीनों में कितने कितने सदस्य हुए, कहाँ हुआ ये, किसकी अध्यक्षता में हुआ, और पहले में कांग्रेस क्यों नहीं गई, दूसरे में गई है तो गांधी जी क्यों नहीं राजी हुए, फिर तीसरे गोलमेज सम्मेलन की क्या बात थी, वो सारी डिस्कशन होगी। और भारत छोड़ो आंदोलन, इसके भी कुल मिलाकर 10-11 क्वेश्चन हैं, वो भी हम आपको बता देंगे। बस वही करने हैं, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप भारत छोड़ो आंदोलन के कारण लिखना, उनके उद्देश्य लिखना, प्रगति लिखना, उसका महत्व भी लिखना, ताकि वो 6 नंबर का क्वेश्चन लगे। उसके बाद नेक्स्ट है 3 नंबर का क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की मापतोल प्रणाली कैसी थी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में मापतोल के लिए बाटों का प्रयोग किया जाता था, और ये जो बाट थे 1, 2, 4, 8, 16, 32 के अनुपात में होते थे। फिर दूसरा पॉइंट आ जाएगा, ये बाट जो थे ये चर्ट नामक पत्थर से बने होते थे। तो आपको ये बताकर मतलब ठीक रहेगा। फिर उसके बाद तीसरा आ जाएगा कि इनके जो बाट थे या नापतोल की प्रणाली थी वो किस लिए प्रयोग होता था, वो
तोलने के, मापने के प्रयोग में आती थी, ताकि लोग उससे अपने माप तोल को सुलभ आसानी से प्राप्त कर सके। इवन कि ये भी लिखना है आपको कि हड़प्पा स्थल से लगभग 150 बाट मिले हैं। जो सबसे बड़ा जो बाट है वो 1375 ग्राम का है, जबकि सबसे छोटा जो है वो 0.87 ग्राम का है। तो 3 पॉइंट हो गए ना, कि पहले आप माप तोल के लिए बाटों का प्रयोग करते थे, वो किस अनुपात में थे। दूसरा आ जाएगा वो चर्ट नामक पत्थर से बने थे। तीसरा आ जाएगा 150 बाट हमें मिले हैं। अभिलेख शास्त्रियों की समस्याएं, देखिए इसमें हम 4 समस्याएं बोला है इन्होंने। जो 4 में हम सबसे पहला क्या लिखेंगे कि ये कुछ अभिलेखों पे जो लिखा गया था, उत्कीर्णित अक्षर थे, वो हल्के ढंग से लिखे गए थे, इसीलिए वो क्या हुआ है, अब फीके पड़ गए हैं। कुछ अक्षर ऐसे थे जो लुप्त हो चुके हैं, तो पूरी लाइन समझने में दिक्कत आती है। तीसरा, इसके अंदर हम समस्या लिखेंगे कि कुछ बातें जो ऐसी हैं अभिलेखों में, उत्कीर्णित लाइनें हैं, उनके शब्द और उनके अर्थ को समझने में परेशानी आती है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभिलेख उस राजा के बारे में बताते हैं जो उन्हें बनवाता था, तो इसीलिए अभिलेख भी कहीं ना कहीं असलियत से दूर रह जाते थे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, कि भोपाल की बेगमों ने सांची के स्तूप को बचाने में, उसके संरक्षण में क्या योगदान दिया। तो इसमें हम बात करेंगे कि सबसे पहला उन्होंने फ्रांसीसियों को और अंग्रेजों को प्लास्टिक की प्रतिकृतियाँ, पीओपी की प्रतिकृतियाँ जो थी वो बनाकर सांची के स्तूप की दे दी। दूसरा, उन्होंने इनके अनुसंधानों पर भी धन खर्च किया। भोपाल की बेगमों ने इनके अनुसंधानों पर धन खर्च किया। तीसरा आ जाएगा, उन्होंने अतिथि संग्रहालय बनवाए, और जो कोई भी वहाँ पर खोज करने के लिए आता था उनका पूरा खर्चा वे खुद उठाती थी। इसीलिए समय पर विवेकपूर्ण निर्णय लेकर उन्होंने सांची के स्तूप को बचा लिया। उसके बाद है मध्यकालीन भारतीय शहरों के बारे में इब्न बतूता ने क्या बताया है। इब्न बतूता एक पॉजिटिव नज़रिया लेकर भारत आया था, और उसने भारतीय नगरों को विशाल आर्थिक समृद्धि और राजनीतिक प्रसिद्धि का भी पॉइंट से उसको बताया है। उसने बताया है कि दिल्ली जो है इसको दिल्ली कहा जाता है, यहाँ से आपके पॉइंट शुरू होंगे। वह दिल्ली को दिल्ली बताता है, एक विशाल नगर बताता है, और उसके बाद बताता है कि दिल्ली में 28 दरवाजे हैं और बदायूं दरवाजा सबसे बड़ा है। फिर वह दौलताबाद के बारे में बताता है कि वो भी दिल्ली से किसी पर मायने में कम नहीं है। यहाँ पर भी बाजार लगते हैं, और विशेष बाजार है ताराबाद, जो गायकों का, पुरुष और महिला गायकों के लिए बाजार है, और जहाँ पर दुकान लगती है वीरवार को स्पेशली, जहाँ पर महिला जो है, महिला गायक जो है वो वहाँ आकर गाती है। तो इस प्रकार से उसने भारतीय बाजारों को आर्थिक समृद्धि का कारक बताया है, दिल्ली के बारे में बताया है, उसके दरवाजे बताए हैं, और दौलताबाद और उसके ताराबाद का भी बाजार का वर्णन बहुत खूबसूरत ढंग से किया है। नेक्स्ट है चिश्ती सिलसिले पर एक नोट लिखें। देखिए चिश्ती सिलसिला जो है ये भारत के अंदर शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा जो है यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, वो भी अजमेर में और 12वीं शताब्दी में। फिर इसकी आपने इसमें पॉइंट आ गए कि 12वीं शताब्दी में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा और अजमेर में इसकी शुरुआत की गई थी। फिर चिश्ती जो उपासना है, इसमें आप लिख सकते हैं कि इसकी 2 विधियां थी, जियारत और दूसरी थी समा और कवाली। सूफी संतों की दरगाहों पर जो यात्रा की जाती थी चिश्ती उपासना में, उसे जियारत कहा जाता था, और जो नाच संगीत की सभाएं होती थी उन्हें समा कहा जाता था। और इस प्रकार से ये भारत का सबसे प्रसिद्ध सिलसिला था, क्योंकि जो गरीब नवाज थे उन्हें लोग बहुत प्यार करते थे, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबी में बिता दिया, और किसी भी प्रकार के राजकीय संरक्षण से वे दूर रहे, तो इसलिए लोग उन्हें प्यार से गरीब नवाज कहकर भी पुकारते थे। इवन कि आज भी बहुत प्रसिद्ध से प्रसिद्ध सितारे जो हैं अजमेर शरीफ की दरगाह पर जियारत करने के लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की जल आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाती थी। इसमें आप लिखेंगे तुंगभद्रा नदी से, फिर आ जाएगा हिरिया नहर से, और तीसरा आ जाएगा कमलपुरम जलाशय से।
उसके बाद है पंचायत और ग्राम पंचायतों के द्वारा ग्रामीण समाज को विनियमित करने के तरीकों पर चर्चा कीजिए। सबसे पहला तो हर ग्रामीण समाज में जो पंचायत होती थी वो ये अपेक्षा करती थी गांव के लोगों से कि सभी लोग अपने जाति के बंधनों में रहें। यदि कोई व्यक्ति जाति के बंधनों की अवहेलना भी करता था तो उसे सामाजिक दंड जैसे कि सामाजिक बहिष्कार जैसा दिया जाता था। तीसरा ये भी कोशिश की जाती थी कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो उसमें जो विवाह हैं वो जाति के नियमानुसार ही किए जाएं। चौथा पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि समाज में किस वर्ग को कौन से स्थान पर रखना है, यानी कि पदानुक्रम भी जो है इन पंचायतों के द्वारा ही तय किया जाता था ताकि सारे समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए। सबसे पहले तो उन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया, क्योंकि दिल्ली पर अधिकार करना परम आवश्यक था। दूसरा, उन्होंने मार्शल लॉ लागू किया कि अगर उन्हें कहीं भी शक होता था तो देखते ही गोली मार दी जाती थी। तीसरा, उन्होंने फूट डलवाने का प्रयास किया ताकि हिंदू और मुसलमान जो है वो अलग अलग हो सकें। चौथा, उन्होंने इतनी भयंकर यातनाएं दी विद्रोहियों से या उनके परिवारों के जुड़े लोगों से, लाशों के अंबार लगा दिए ताकि कोई भी इसमें शामिल होने की हिम्मत ना करे। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन पर संक्षिप्त नोट लिखे। देखिए, खिलाफत आंदोलन जो है वो 1919 में भारतीय मुसलमानों के द्वारा चलाया गया था। ये खलीफा के प्रश्न को लेकर चलाया गया था। अली बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा चलाया गया था। गांधी जी ने भी इस आंदोलन को पूर्ण समर्थन दिया था और इवन के उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि ये जो खलीफा का प्रश्न है ये धार्मिक सुधारों से और हमारे भारतीय सुधारों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन जब 1922-23 में जाकर ये खलीफा का प्रश्न समाप्त हो जाता है तो पद समाप्त हो जाता है, तो धीरे धीरे ये आंदोलन भी जो है वो अपने आप 1924 में आकर समाप्त हो जाता है। हाँ, 1924 में आकर ही ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। उसके बाद है अशोक के धर्म के 2 सिद्धांत, जैसे कि एक तो है अहिंसा, दूसरा छोटों से प्यार, बड़ों का आदर। ठीक है, ये उसके धर्म के सिद्धांत थे। फिर है महाभारत का विषय वस्तु क्या था। महाभारत का विषय वस्तु कौरवों और पांडवों की लड़ाई के इर्द गिर्द घूमता है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं धर्म और अधर्म की लड़ाई है। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसमें जो है 2 भागों में है, आख्यान और उपदेशात्मक। आख्यान में कहानी वाला भाग है और उपदेशात्मक में श्रीमद् भगवद गीता का सार है। उसके बाद है त्रिरत्न से आप क्या अभिप्राय है। देखिए, स्वामी महावीर ने जैन धर्म की स्थापना की और उन्होंने निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का सिद्धांत दिया। तो ये त्रिरत्न कौन से थे? सत्य श्रद्धा, सत्य ज्ञान, सत्य आचरण। उसके बाद है इब्न बतूता ने भारतीय डाक व्यवस्था के बारे में क्या बताया है। इब्न बतूता जो था वो भारतीय डाक व्यवस्था से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। उसने काफ़ी इसके बारे में लिखा है कि जो भारतीय डाक व्यवस्था है बहुत ज़्यादा विस्तृत थी और यहाँ के जो हरकारा पद्धति थी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। जैसे उसने बताया है कि यहाँ पर उलुक और दावा 2 भागों में जो थी डाक व्यवस्था बटी हुई थी। इसके अलावा उसने बताया है कि यहाँ के जो हरकारे थे वो इतने अच्छे ढंग से काम करते थे कि जो खबर 50 दिन में अगर पैदल आए वो मात्र 5 दिन में जो है सिंध से दिल्ली पहुँच जाती थी। तो 2 भागों में थी, उलुक और दावा। उसके बाद है अमर नायकों के कार्य। ये एक राजनीतिक खोज थी, राजनीतिक खोज जिसमें क्या था कि बादशाह या जो राजा था वो अपनी ज़मीन का कुछ भाग जो था वो अमर नायकों को दे देता था। इन्हें किसानों से आमरम नामक कर वसूल करने का अधिकार था। इसके अलावा ये राहगीरों से भी चुंगी या पथ कर जो था वो प्राप्त करते थे और इवन के 3/4 भाग जो था वो अमर नायकों के अधीन था और ये सैनिक कमांडर थे। उसके बाद है दामिन ए को क्या था। दामिन ए को जो था वो संथालों के अधीन प्रदेश था जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें 1832 में दिया था। इस प्रदेश को प्राप्त करने के बाद
संथालों ने अपना खाना बदोश जीवन छोड़ दिया था और वे अब खेती एक स्थान पर रहकर खेती करने लगे थे। दूसरा, अब वे व्यापारिक फसलें उगाते थे जिससे अंग्रेज भी काफ़ी लाभ कमाते थे। इसके बाद है 1857 की क्रांति के दो सैनिक कारण। बहुत सिंपल है, सैनिकों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, उन्हें किसी प्रकार की कोई तरक्की या उन्नति प्रदान नहीं की जाती थी। इवन के 1856 सैनिक जो है सामान्य भर्ती अधिनियम 1856 के तहत उन्हें समुद्र पार भी भेजा जा सकता था, जबकि भारतीय लोग समुद्र पार जाना अपने धर्म के खिलाफ मानते थे। तो इन सभी कारणों से हताहत होकर, चर्बी वाला कारतूस भी आ सकता है, उससे भी हताहत होकर ये जो लोग हैं सैनिक हैं, उन्होंने विद्रोह में भाग लेना जरूरी समझा। महात्मा गांधी हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा क्यों बनाना चाहते थे? उनका मानना था कि जो हिंदुस्तानी है वो हिंदी और उर्दू के मेल से बनी है। ये भारत के लोगों की साझी भाषा है और ये संस्कृतियों को इकट्ठा कर सकती है। इससे भारत में भारतीय लोगों में एकता आएगी। अब हम बात करते हैं एक एक नंबर के क्वेश्चंस की। पहला है, भारत में हरियाणा में स्थित हड़प्पा का कोई दो पुरा स्थल। दो नहीं, हम तीन बता देते हैं, बनावली, राखीगढ़ी, मिताथल। बाणभट्ट कौन था? ये हर्षवर्धन का महाकवि था। कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? संगम से। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत में किस क्षेत्र में लागू की थी? पंजाब में। उसके बाद है 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद है फ्रांसवा बर्नियर कौन था? फ्रांसवा बर्नियर एक विदेशी यात्री था जो कि 1656 में भारत आता है और ये फ्रांस देश का था। उसके बाद है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव डैश अधिवेशन में पारित हुआ। देखिए आपने यहाँ पर लाहौर लिखना है, अगर मई आता तब तो आप लिखते 1829, अब आप लिखेंगे लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अवध का अधिग्रहण कब किया गया? एक साल पहले 1856 में। अगर यहाँ पर क्वेश्चन है तो झांसी का कब किया गया, तब आप लिखते 1854। अगर आ जाता पंजाब का अधिग्रहण कब किया तो आप कहते 1849। उसके बाद है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें बाबर की जीत होती है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य में शासक को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य में शासक को राय कहा जाता था। नेक्स्ट है रैयत किसे कहा गया है? किसानों को कहा गया है। विद्रोही सिपाही दिल्ली कब पहुंचे? विद्रोही सिपाही जो थे वो 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचे थे। उसके बाद है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर, सी आ जाएगा इसका। देखिए 13 समितियां बनाई गई थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति जो थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, यानी कि प्रारूप समिति, और जो उसके अध्यक्ष थे BR अंबेडकर थे। इसी के अंदर एक और व्यक्ति हैं संविधान सभा में, BN राव, जो कि संवैधानिक सलाहकार हैं, और वो इतने महान, इतने विद्वान थे, मतलब जब म्यांमार का संविधान बनाया गया था उसमें भी उन्होंने सहयोग किया था। देखिए उनकी विद्वता कितनी बड़ी होगी। उसके बाद है तवरम का संबंध जो है वो किस समुदाय से है? तो इसका आ जाएगा तवरम का संबंध जो है नयानार या शैव समुदाय से है। तो आशा है कि ये टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी ही दूसरा सैम्पल पेपर भी मिल सके। टेलीग्राम चैनल से आप इस क्वेश्चन पेपर को उठा सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। भगवान करे कि आप बहुत अच्छा लिख पाएँ, कोई समस्या ना आए, बहुत अच्छा पेपर सॉल्व करें और बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, और साथ में आप हिस्ट्री को अच्छे से समझें और आगे भी अपनाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।